गुड इवनिंग। गौरव, संदीप तिवारी, रुचि, शीतल और वो सभी बच्चे जो आईपीएल के चक्कर में क्लास से बाहर हैं। तो मुंबई इंडियन और दिल्ली कैपिटल का मैच देख रहे प्यारे अनुपस्थित बच्चों, आज का जो विषय है वह इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं, आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक जो प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। और सबसे पहले इस क्रम में जो नेशनल इमरजेंसी है, उस नेशनल इमरजेंसी की आपसे क्या है चर्चा करेंगे कि भाई इमरजेंसी क्या होती है, इमरजेंसी संबंधी जो प्रावधान हैं वह प्रावधान क्यों हैं, और इमरजेंसी जो प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस क्या क्या हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस के अलावा इमरजेंसी के प्रकार क्या क्या हैं, और इमरजेंसी से जुड़े हुए जो पक्ष हैं उन पक्षों पर चर्चा करेंगे। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस पर आपसे क्वेश्चंस जो है वे पूछे जाते हैं। तो इमरजेंसी को समझने के क्रम में सबसे पहले आपात संबंधी प्रावधान, आपात संबंधी जो प्रावधान है बच्चों, इसको आपको पढ़ना है। आपात संबंधी प्रावधान, इमरजेंसी इमरजेंसी प्रोविजंस, प्रोविजन जो है यह क्या है आपको पढ़ना है। और इस प्रोविजन में सबसे पहले क्या है कि भाई आपात क्या है, इमरजेंसी क्या है, आपात जो है वह क्यों लगाया जाता है, क्यों लगाने का उद्देश्य क्या है आपातकाल को। इसके साथ ही जो प्रोविजंस हैं आपात के, इमरजेंसी के जो उपबंध हैं वे उपबंध मोटे तौर पर पता होने चाहिए। और इसके अलावा आपात से जुड़े हुए कि आपात की घोषणा, इस घोषणा के आधार क्या है, घोषणा का आधार क्या है, आपात घोषणा की शर्तें क्या हैं, आधार या शर्तें एक में हो गया। आपात का जो प्रभाव है, यह प्रभाव क्या है आपको क्या है, ये सारा जो प्रभाव है इस प्रभाव को क्या है आपको समझना है। तो अचानक पैदा हुई कठिन व संकटपूर्ण स्थिति को आपात कहते हैं। अचानक पैदा हुई कठिन व संकटपूर्ण जो स्थिति होती है उसे आपात कहते हैं, इमरजेंसी कहते हैं। इमरजेंसी के स्थिति का सामना करने के लिए कार्यपालिकाओं को हमेशा विशेष शक्तियां दी जाती हैं। तो जब कार्यपालिकाओं को हमेशा विशेष शक्तियां दी जाती हैं तो उन शक्तियों के द्वारा कार्यपालिकाएं जो हैं वह क्या है, तुरंत कार्रवाई की क्या है मांग करती हैं। तो तुरंत कार्रवाई की जो मांग है वह मांग क्या है कार्यपालिकाओं के द्वारा इस आधार पर क्या है किया जाता है कि इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो सामान्य जो शक्तियां हैं वो सामान्य शक्तियां काफी नहीं होंगी। तो सामान्य शक्तियों के बजाय क्या है विशेष शक्तियों की क्या है बात की जाती है। और इसके अलावा
जो भारत में आपात संबंधी जो प्रावधान हैं, तो आपात संबंधी प्रावधानों को जब आप संविधान के संदर्भों में पढ़ेंगे तो आपको वहां पर ये लगेगा कि आपात संबंधी जो प्रावधान है वह प्रावधान क्या है, मुख्यतः जो है 3 तरह के आपात की बात करते हैं। लेकिन आप ये पाएंगे कि एक चौथे प्रकार का भी आपात भारत में या भारत में एक पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ा हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड भी एक आपात क्या लगता है। तो ये इसमें क्या है, अजीत सिंह गुड इवनिंग, अरबाज खान गुड इवनिंग सर, सीतेश कुमार प्रणाम, कैसी तबीयत है भाई सीतेश जी आपकी, गुड इवनिंग, सुशांत कुमार मिश्रा, विक्रम ठाकुर, और मेरे में क्लास एक बार दिखी फिर गायब है, विक्की कुमार का कहना है कि क्लास गायब है, तो क्लास को फिर से कनेक्ट कर लीजिए विक्की। हाँ, लोकेंद्र जो है, यहां पर मैंने आपसे कहा कि इमरजेंसी प्रोविजंस के संदर्भ में यहां जो बातें की जाती हैं तो उन बातों में हमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्या भारत में सैन्य जो आपात है वह आपात भी है, क्या आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत जो इमरजेंसी लगाई जाती है वह इमरजेंसी जो है वह क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा क्या है संगत है, ये सब बातें क्या है आपको क्या है है। और इसके साथ ही क्या है, तो स्मेल आ रही है सीतेश जी, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। और फिर से मैं दोहरा देता हूं कि अचानक पैदा हुई कठिन और संकटपूर्ण स्थिति को आपात कहते हैं। आपात की स्थितियों से निपटने के लिए दुनिया के सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में कार्यपालिकाओं को अधिक शक्तियां दी जाती हैं। कार्यपालिकाओं को विशेष शक्तियां दी जाने का उद्देश्य क्या है, कार्रवाई की जो मांग है उस कार्रवाई की मांग को क्या है पूरा करना है। और आपात संबंधी जो प्रावधान है, तो एक तो है कि भाई आपात क्या है, तो आपात जो है वह क्या है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें कार्यपालिका कठिन स्थिति है, संकटपूर्ण स्थिति है, जिसमें कार्यपालिका को विशेष शक्तियां दी जाती हैं। आपात की जरूरत, आपात संबंधी प्रावधान की जरूरत क्यों है, यहां पर एक ऑप्शन दिया जा सकता है कि भूक्षेत्र की सुरक्षा के लिए आपात संबंधी जो प्रावधान है यह प्रावधान क्या है किए जाते हैं। भूक्षेत्र की सुरक्षा के लिए, वित्तीय अस्थायित्व की सुरक्षा के लिए आपात संबंधी जो प्रावधान है ये प्रावधान क्या है किए जा सकते हैं। इसके साथ ही संवैधानिक तंत्र की सुरक्षा के लिए, जो संवैधानिक तंत्र है इस संविधान तंत्र की सुरक्षा के लिए भी आपात जो है वह क्या, संविधान तंत्र की सुरक्षा के लिए भी आपात संबंधी जो प्रावधान है यह प्रावधान क्या है किए जाते हैं। जैसे अगर आप अनुच्छेद 352 को पढ़ेंगे तो 352 में भूक्षेत्र की सुरक्षा का जो उद्देश्य है वह जुड़ता हुआ नजर आएगा। अगर आप अनुच्छेद 360 पढ़ेंगे तो वित्तीय अस्थायित्व की सुरक्षा, और अगर आप अनुच्छेद 356 पढ़ेंगे तो संविधान तंत्र की सुरक्षा की बात क्या आएगी। इसके साथ ही अशांति से सुरक्षा यह प्रावधान भी आ सकता है, और अशांति से जो सुरक्षा है यह सैन्य आपात के द्वारा क्या है होता है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के द्वारा देश में सैन्य आपातकाल भी क्या है लगाया जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी हुई क्या है स्थिति है। दूसरी बात यहां पर यह है, आपात से जुड़ी हुई जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वह है कि आपात के जो उपबंध हैं वे उपबंध भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में किए गए। तो इसमें जो उपबंध है उन उपबंधों का भी याद रहना जरूरी है, इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आपात संबंधी जो प्रावधान है इन प्रावधानों में, यह जो प्रावधान है इन प्रावधानों में भाग 18
भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक के जो प्रावधान है वह आपात संबंधी क्या है, प्रावधान है। 352 में बच्चों क्या है, 352 में आपात की उद्घोषणा है। 352 आपात की घोषणा करता है। तो एक तो ये चीज आपको क्या है, पता होनी चाहिए कि राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा है वह 352 में कहा गया। 353 जो है यह आर्टिकल 353, यह आपात की उद्घोषणा का जो प्रभाव है, आपात की जो घोषणा है, इस घोषणा के प्रभाव के द्वारा क्या है, इसके साथ ही 354 जो है वह राजस्वों के वितरण के प्रभाव को व्यक्त करता है। राजस्वों के वितरण से संबंधित जो प्रभाव है उस प्रभाव को क्या है, व्यक्त करता है। 355 जो है वह राज्य के कर्तव्य को बताता है, या संघ के कर्तव्य को क्या है, बताता है कि भाई संघ का क्या कर्तव्य है। यह 355 में क्या है, बताया गया है। और इसमें कहा गया है कि बाह्य आक्रमण से राज्य की सुरक्षा और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा, ये दोनों संघ के क्या है, कर्तव्य हैं। 356 में राजनीतिक तंत्र जो है, जो राज्यों में जो संवैधानिक तंत्र है, इस संवैधानिक तंत्र की जो विफलता है, राज्यों में संविधान की विफलता जो है, संवैधानिक तंत्र की विफलता को 356 के द्वारा एड्रेस किया गया है। राष्ट्रपति शासन आप सभी को पता होगा, किसी के अनुसार लगता है। 357 में कानूनी जो शक्तियां हैं, 357 जो है इसमें कानूनी शक्तियों का जो प्रयोग है वह प्रयोग किया गया है। 358 जो है, जो 358 है, इसमें अनुच्छेद 19 का जो निलंबन है वह निलंबन है। 359 में क्या है, 359 में भाग 3 के अधिकारों का निलंबन है। जो भाग 3 के जो अधिकार हैं उन अधिकारों का निलंबन है। और 360 में बच्चों आपात संबंधी क्या है, प्रावधान है। 360 में आपात संबंधी जो प्रावधान है वह प्रावधान क्या है। तो इस तरह से आपात संबंधी जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों को भी एक मोटे तौर पर जानना जरूरी है। अब यहां पर जो नेशनल इमरजेंसी है 352 में, जो राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता से जो इमरजेंसी लगाई जाती है 356 में, और जो वित्तीय आपात है 360 में, इन तीनों के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनको क्या है, आपको समझना है। आपातकालीन जो प्रावधान हैं उनके उपयोग को लेकर, उनके दुरुपयोग को लेकर भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं। और 352 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमारे देश के कुछ लोगों ने शुरू में ये कहा था कि राष्ट्रपति जो है वो तानाशाह बन सकता है, इस तरह की भी आशंकाएं व्यक्त की गई थी। तो यहां पर एक एक छोटी छोटी चीज क्या है, आपको पकड़ना है। दरअसल यहां पर हम लोग 6-7 चीजों को समझेंगे। पहला तो हम ये समझेंगे कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। दूसरा, घोषणा के आधार क्या होते हैं। तीसरा, घोषणा के आधार के साथ साथ घोषणा की शर्त क्या होती है। चौथा, संसदीय जो अनुमोदन है उस अनुमोदन के बारे में क्या प्रावधान है। समयावधि के बारे में क्या प्रावधान है।
न्यायालय की स्थिति क्या है इस पर, इसका जो समाप्ति है वह समाप्ति कैसे होती है, और कुल मिलाकर इसका जो प्रभाव पड़ता है वह प्रभाव क्या है। तो इस तरह से हम लोग यहां पर 8 डायमेंशन क्या पढ़ेंगे। इसमें पहला डायमेंशन जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो ये है कि जब आप नेशनल इमरजेंसी को पढ़ते हैं तो नेशनल इमरजेंसी को पढ़ने के क्रम में यहां पर पहली इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखना है वह यहां पर यह है कि आपात की जो घोषणा है, आपात की जो घोषणा है, मतलब यहां पर घोषणाकर्ता का सवाल अगर हम लोग देखें, जो घोषणा करता है उसका सवाल देखें, तो आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये जानकारी आप सभी लोगों को होगी। पहली चीज, घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरी बात यहां पर है कि घोषणा के जो आधार हैं, जो घोषणा के आधार हैं, ये आधार पहले क्या थे, पहले क्या थे, और 44वें संशोधन 1978 के द्वारा क्या हैं, इन दोनों बाद में क्या हुए इसको समझना है। पहले की बात करें तो पहले युद्ध था, आज भी क्या है, युद्ध की चीज है। पहले क्या है, बाह्य आक्रमण था, आज भी क्या है, बाह्य आक्रमण का तत्व क्या है बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की घोषणा क्या है, की जा सकती है, की जाती है। पहले क्या था, पहले एक शब्द था आंतरिक उपद्रव, पहले एक शब्द था बच्चों आंतरिक उपद्रव। आज एक शब्द है सशस्त्र विद्रोह। जो सशस्त्र विद्रोह है वह है। इस तरह से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आप देखेंगे तो ये जो सशस्त्र विद्रोह वाला शब्द है यह जोड़ा गया। संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक उपद्रव शब्दावली को बाहर निकाल दिया गया और उसके जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को क्या है, जोड़ दिया गया। इसका कारण यह था कि इंदिरा गांधी ने 1975 में आंतरिक उपद्रव के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर दी थी और भविष्य में ऐसा न हो सके, आंतरिक उपद्रव के आधार पर आपातकाल की जो घोषणा है वह घोषणा न हो सके, इसलिए जो है इंदिरा गांधी की तरह के प्रयास आगे न हो, इसलिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को क्या है, जोड़ा गया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, हम लोग यहां पर इस बात को कह सकते हैं कि केवल आंतरिक उपद्रव या अशांति के आधार पर ही अब आपात की, मतलब केवल युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही आपात की घोषणा अब की जा सकती है। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 59वां संविधान संशोधन 1988 में करके पंजाब के लिए आंतरिक उपद्रव शब्द फिर से जोड़ा गया, लेकिन यह केवल 2 साल के लिए था, बाद में संशोधन निरस्त हो गया। तो आंतरिक उपद्रव वाले शब्द की जो प्रासंगिकता है वह पंजाब जैसे हालात में क्या है, पहले भी जरूरी थी। इस बात को क्या है, यह जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, पहले क्या है, महत्वपूर्ण था और आज भी क्या है, या बीच में भी कुछ संदर्भों में पाया गया कि उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से एक तो है कि भाई घोषणा के जो आधार हैं वो आधार आपको क्या है, जानना जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि घोषणा की शर्तें क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं। तो घोषणा की 2 शर्तें हैं। पहला है मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श, दूसरा है संसदीय अनुमोदन। तो यहां पर मैं तीसरे पॉइंट पर आ रहा हूं बच्चों। ये जो तीसरा पॉइंट है
वह पॉइंट क्या है? वह पॉइंट है कि भाई आपात की जो घोषणा होती है, आपात घोषणा की जो शर्तें हैं, ये शर्तें क्या हैं? आपात घोषणा की शर्त क्या है? तो यहां पर शर्तों में दो चीजें हैं। एक है मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श होना, लिखित परामर्श होना। दूसरा संसदीय अनुमोदन होना। ये दो शर्तें हैं, पार्लियामेंट्री अप्रूवल होना। जो यहां पर लिखित परामर्श होना है, इसको आप समझें, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपात की घोषणा तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को परामर्श दे। अब यहां पर इसका मतलब क्या है कि अकेले प्रधानमंत्री, मतलब अकेले पीएम जो है, वह आपात की घोषणा नहीं कर सकता। इसके लिए मंत्रिमंडल जो है ये होना चाहिए, अकेले पीएम नहीं कर सकता। पहली चीज तो ये इससे बाहर हो गई, रूट आउट हो गई। दूसरी बात यहां पर यह है कि मौखिक आधार पर भी नहीं हो सकता, क्योंकि लिखित आधार पर ही आपात की घोषणा क्या है, होती है। और ऐसा कब किया गया? तो ऐसा 44वें संशोधन, मौखिक पर भी नहीं होगा, ऐसा 44वें संशोधन 1978 के द्वारा किया गया। आपात घोषणा की पहली शर्त है। 1975 में जो इंदिरा गांधी ने किया था वैसा न हो, यह क्या चीज की गई। संसदीय अनुमोदन के संदर्भ में समझिए कि आपात की कोई भी घोषणा किए जाने के बाद, आपात की किसी भी घोषणा को किए जाने के बाद 1 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से अनुमोदन जरूरी है। तो संसदीय अनुमोदन लोकसभा से भी होना चाहिए और राज्यसभा से भी होना चाहिए। कितने? 1 माह के भीतर होना चाहिए, ध्यान रखना। 1 माह की बात कहीं नहीं है, 6 सप्ताह की बात है, लेकिन 4 सप्ताह की या 1 माह की बात कहीं नहीं है। दूसरी बात है कि यह जो अनुमोदन है, यह अनुमोदन विशेष बहुमत से होना चाहिए। यह बात भी ध्यान में रखना कि विशेष बहुमत से होना चाहिए। चौथी बात यहां पर, और विशेष बहुमत का मतलब क्या है? विशेष बहुमत का मतलब है कि उस सदन के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 के द्वारा क्या है, पारित होना चाहिए। और अगर बच्चों आपात की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब लोकसभा भंग हो, तो लोकसभा जैसे ही पुनर्गठित होगी, उसके प्रथम बैठक से 30 दिन के भीतर, 30 दिन की समाप्ति तक क्या है, आपातकाल का अनुमोदन किया जाएगा। लोकसभा के, अगर लोकसभा भंग है तो पुनर्गठित जो लोकसभा है, इसके 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर आपात का अनुमोदन क्या है, किया जाएगा। जो आपात का अनुमोदन है वह अनुमोदन क्या है, किया जाएगा। तो यहां पर अगर देखें तो इसका मतलब कि लोकसभा के भंग होने पर राज्यसभा के द्वारा भी संसदीय अनुमोदन की औपचारिकता पूरी हो जाएगी। लेकिन यहां पर यह ध्यान में रखना है कि जो संसदीय अनुमोदन की यहां पर यहां क्या है कि संसदीय अनुमोदन की जो शर्त है, उस शर्त में लोकसभा के गठित होने पर उसे 1 महीने के भीतर क्या है, करना होगा। यह है सुशांत काकीराम पीएम ही होगा। ध्यान देख, कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट यहां पर। तो आपात घोषणा की शर्तें जो हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या आपातकालीन जो घोषणा है वह न्याय योग्य है? यहां पर एक सवाल है। फिर इसी तरह से
आपात की समयावधि क्या है? नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि चौथा पॉइंट, आपात की समयावधि क्या है? आपात की जो समयावधि है वह 352(5) के अनुसार आपातकाल की समयावधि एक बार में, यह एक बार में क्या है, 6 माह होगी। तो यहां पर बच्चों क्या है कि एक बार में यह केवल क्या होगी, 6 माह होगी। ये बात ध्यान में रखना, एक बार में 6 माह होगी। 6 माह की गिनती यहां पर कब होगी? जो 6 माह है बच्चों, इसकी गिनती कब होगी? गिनती कहां से होगी? ये जो 6 माह की गिनती है, यह गिनती दूसरे सदन की बैठक से 6 माह होगा। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा अगर 1 जनवरी को बैठी और किसी कारण से राज्यसभा 10 जनवरी को बैठी, तो यहां पर दूसरे सदन की, मतलब देर से बैठने वाले सदन से क्या है, 6 माह की गिनती क्या होगी? यह भी क्या है, ध्यान में रखना। और इसके साथ ही एक बार में 6 माह अधिकतम कितना हो सकता है? आपातकाल अधिकतम कितना लगाया जा सकता है? 2 साल तक, 3 साल से 3 साल तक, 4 साल तक कितना लगाया जा सकता है? आपातकाल की अधिकतम अवधि क्या है? तो यह ध्यान में रखना कि आपातकाल की जो अधिकतम अवधि है वह अनंत है, चाहे जितनी बार भी लगाया जा सके। मतलब इस पे क्या है, यहां पर संसदीय अनुमोदन में कुछ नहीं है। संसदीय अनुमोदन जो है उसमें मैंने बताया कि विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, 1 माह के भीतर होना चाहिए। लोकसभा अगर भंग है तो पुनर्गठित लोकसभा के द्वारा 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। अगर लोकसभा भंग है तो राज्यसभा के द्वारा भी संसदीय अनुमोदन की जो शर्त है वह शर्त क्या है, पूरी की जा सकती है। तो आपात के यहां पर ये है। फिर इसमें नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि आपात की समाप्ति कैसे होगी? इमरजेंसी की आपात की समाप्ति कैसे होगी? यहां पर क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? संविधान में क्या क्या कहा गया है? क्या कार्यपालिका के आदेश से, राष्ट्रपति की घोषणा से जैसे आपातकाल लागू होता है, क्या उसी तरह से आपातकाल को वापस भी किया जाएगा? या आपातकाल को समाप्त करने के संदर्भ में संसद की बैठक की आवश्यकता होगी? या आपातकाल को समाप्त करने के संदर्भ में कोई न्यायिक तरीका अपनाया गया है? कृपया इसका जवाब दें। अगर मैं यहां पर आपके यहां कि क्या राष्ट्रपति की घोषणा से जैसे आपात लगता है, क्या राष्ट्रपति की घोषणा से आपात को क्या है, वापस किया जा सकता है? पहला। दूसरा, क्या संसदीय जो है निरअनुमोदन से, डिसअप्रूवल से क्या आपात को वापस किया जा सकता है, आपात को समाप्त किया जा सकता है? दूसरा यहां पर पहलू। फिर इसके साथ ही यहां पर कि क्या यहां पर आपातकाल को समाप्त करने के लिए कोई विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है? क्या कोई विशेष तरीका भी है? या आपातकाल के संदर्भ में उपरोक्त सभी वाली बात है? क्या है? राष्ट्रपति के घोषणा से वापस लिया जा सकता है। अगर संसदीय निरअनुमोदन हुआ तो भी समाप्त हो जाएगा, वापस तो नहीं होगा, वह क्या है, समाप्त हो जाएगा। फिर इसके साथ ही यहां पर कि आपातकाल के विचार हेतु, यहां ध्यान देना कि केवल एक स्थिति है जिसमें लोकसभा के विशेष बैठक की बात कही गई है, और वह है आपात के समाप्ति के बाद। आपात की समाप्ति के बाद लोकसभा के विशेष बैठक की बात कही गई है, और लोकसभा की विशेष बैठक 1/10 सदस्यों के
प्रस्ताव के द्वारा ही क्या हो पाएगी। तो यहां पर लोकसभा की जो विशेष बैठक है उस विशेष बैठक के संदर्भ में बात हो गई। फिर हम लोग 6 पॉइंट पर आते हैं कि क्या आपात की जो घोषणा है, छठवां पॉइंट, आपात की जो घोषणा है क्या वह घोषणा न्याय योग्य है, क्या यह जस्टिसाइबल है, न्याय योग्य है। आपात की घोषणा, आपात की घोषणा के संदर्भ में न्याय योग्य होने की बात, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 38वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया गया। यहां पर क्या है कि क्या उत्तर देंगे, नहीं है या है। यह जस्टिसाइबल है कि नहीं है, क्या उत्तर देंगे आप। यहां पर अगर आप देखें तो उत्तर क्या होगा आपका, लोकेंद्र फिरोज, अवनी सिंह, यहां पर क्या है, क्या आपात की घोषणा न्याय योग्य है, तो है। कैसे है, तो 38वां संविधान संशोधन तो मना कर रहा था जो 1975 में था, लेकिन बाद में क्या किया गया कि जो 44वां संविधान संशोधन था, इस 44वें संशोधन 1978 के द्वारा आपात की जो घोषणा है उसकी न्यायिक समीक्षा क्या है, की जा सकती है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना कि न्यायिक समीक्षा क्या है, उसकी की जा सकती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलू बच्चों, नेक्स्ट जो है यहां पर 7वां डायमेंशन, आपात का प्रभाव क्या होता है। आपात घोषणा का प्रभाव क्या होता है। यहां पर मैं आपको 3-4 विकल्प दे रहा हूं और इन 3-4 विकल्पों में से आप बताइए कि क्या आपात की घोषणा का प्रभाव, ऑप्शन ए, क्या इस घोषणा का प्रभाव केंद्र राज्य संबंधों पर होगा। क्या इस घोषणा का जो प्रभाव है यह प्रभाव केंद्र राज्य संबंधों पर होगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, क्या इस घोषणा का प्रभाव मूल अधिकारों पर होगा, मूल अधिकारों पर होगा। तीसरा ऑप्शन आपको दे रहा हूं, क्या इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन का जो प्रभाव है बच्चों वह लोकसभा के और राज्य विधानसभा के, लोकसभा और जो राज्य विधानसभा है, राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर होगा। लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर होगा। क्या होगा भाई बताइए। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्या होगा, ए केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव होगा, बी मूल अधिकारों पर प्रभाव होगा, सी लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव होगा। सुशांत कुमार मिश्रा बोल रहे हैं यस, डी ऑल। सोच लीजिए, डी एस। अब केंद्र राज्य संबंधों पर जो प्रभाव होगा वो कितने तरह का होगा भाई, इसको आप समझ लीजिए। केंद्र राज्य संबंधों के कार्यपालिका आयामों पर प्रभाव होगा, केंद्र राज्य संबंधों के विधायी आयामों पर भी प्रभाव होगा और केंद्र राज्य संबंधों के वित्तीय आयामों पर भी प्रभाव होगा। ठीक है, इसके साथ ही मूल अधिकारों पर भी प्रभाव होगा। आर्टिकल 19 जो है यह स्वतः निलंबन हो जाएगा, स्वतः निलंबन होगा। फिर 20 और 21 को छोड़कर आर्टिकल 20 व आर्टिकल 21
को छोड़कर अन्य जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनका भी लागू होना समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, कार्यकाल पर भी प्रभाव होगा। तो अब यहां पर बच्चों क्रम से देखते हैं, कार्यपालिका प्रभाव क्या होगा। केंद्र राज्य संबंधों पर आपातकाल का कार्यपालिका प्रभाव क्या होगा। तो अनुच्छेद 353 को जब आप पढ़ेंगे तो 353 में कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बात की गई है कि कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य के को निर्देश देने तक हो जाएगा। तो यहां पर पहली चीज कि आर्टिकल 353 के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, इस संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है, कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है वह राज्य को निर्देश देने तक क्या हो जाएगा, राज्य को निर्देश यहां पर क्या है देने तक क्या हो जाएगा। इस तरह से जो है ये हुआ। सामान्य काल में संघीय कार्यपालिका को राज्यों को इस तरह निर्देश देने का जो अधिकार है वह 256 और 257 के विषयों तक सीमित है, लेकिन आपातकाल में जो यह अधिकार है वह सभी विषयों पर क्या हो जाता है। तो ये 256 और 257 तक जो सीमित है वह कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका को राज्यों को निर्देश देने की जो शक्ति है वह बहुत व्यापक हो जाती है। विधायी प्रभाव क्या होगा। अगर आपातकाल लागू है तो अनुच्छेद 250 को याद करिए। राज्य सूची के जो विषय हैं इन विषयों पर संसद जो है वह कानून बना सकती है। बस इसमें पहल जो है किसको करना पड़ेगा। यहां पर जो पहल है वह पहल क्या है, संसद को क्या है करना पड़ेगा, राज्यसभा को क्या है करना पड़ेगा। तो यहां है। फिर इसके साथ ही एक बात बहुत ध्यान देने की है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा से राज्य की विधानसभा निलंबित नहीं होती है, लेकिन उसकी जो शक्तियां हैं वो शक्तियां क्या होती हैं, निलंबित हो जाती हैं। तो यहां इस बात को कि विधायी शक्तियों में पहला ये हुआ। दूसरा कि राज्य की जो विधानसभा है जब इमरजेंसी लगेगी तो विधानसभा बच्चों यह निलंबित नहीं होगी, यह निलंबित नहीं होगी। और इसके साथ ही राज्य की विधानसभा निलंबित नहीं होगी, लेकिन यहां पर क्या है आप ये पाएंगे कि जो अन्य वास्तव में शक्तियां हैं उन शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है यहां पर, यह आपको पता होना चाहिए। कानून को लागू करने के लिए कार्यपालिका के पास हमेशा अपेक्षित शक्तियां होनी चाहिए, लेकिन जब आप 353 को पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि वह संसद को यह शक्ति होगी कि वह किसी भी विषय पर संघीय कार्यपालिका को शक्ति प्रदान करने या उस पर कोई भी कर्तव्य का आरोपित करने के लिए कानून बना सकती है। मतलब संसद के माध्यम से जो केंद्र सरकार है उसकी शक्तियां क्या हो जाएंगी, अधिक हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर केंद्र राज्य संबंधों में कार्यपालिका प्रभाव भी पड़ेगा, विधायी प्रभाव संसद के रास्ते से पड़ेगा। संसद केंद्र सरकार की शक्तियों को क्या है वह यहां पर क्या है संसद के द्वारा क्या है केंद्र सरकार को शक्तियां प्राप्त होंगी। और वित्तीय प्रभाव 354 के अनुसार पड़ेगा। यहां पर अनुच्छेद 354 के तहत
वित्तीय प्रभाव भी पड़ जाएगा। और 354 के तहत जो वित्तीय प्रभाव पड़ेगा वह आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह अपने आदेश के द्वारा संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का जो आवंटन होता है उस आवंटन को स्थानांतरित करने का आदेश क्या है दे सकता है। और ऐसा आदेश जो है संसद के द्वारा परमिटेड होना चाहिए। तो 354 के तहत वित्तीय संबंधों को भी प्रभावित किया जा सकता है। कर राजस्वों का जो वितरण है उस वितरण को भी प्रभावित किया जा सकता है। इसलिए केंद्र राज्य संबंधों पर आपात घोषणा का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि इस व्यापक प्रभाव की वजह से केंद्र राज्य संबंधों पर जो प्रभाव होता है वह प्रभाव बच्चों इतना व्यापक होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि अनुच्छेद 352 की वजह से भी भारत में एकात्मक शक्तियां केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाती हैं। जो शक्तियां हैं एकात्मक शक्तियां क्या हैं केंद्र सरकार को क्या है प्राप्त हो जाती हैं। तो यहां पर इस बात को क्या है आपको ध्यान में रखना। अब हम लोग आते हैं मूल अधिकार की कहानी को समझते हैं कि मूल अधिकार पर क्या होगा, मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें से 358 को जब आप बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे तो मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में या भारत और चीन के बीच में क्या है, यहाँ पर भारत और चीन के बीच में यहाँ पर क्या है कि आप ये पाएंगे कि कोई युद्ध चल रहा है, कोई वाह्य आक्रमण क्या है चल रहा है, कोई युद्ध है, कोई वाह्य आक्रमण है। तो वैसी स्थिति में क्या आप इस बात पर बल देंगे कि मुझे बोलने की आजादी नहीं मिल रही है, मुझे क्या है बोलने की आजादी क्या है नहीं मिल रही है? नहीं, हम वैसी स्थिति में क्या है इस तरह की बात को क्या है नहीं कर सकते हैं। हम इसका मतलब यह है कि 19 जो है जैसे ही 352 के तहत प्रोक्लेमेशन होगा प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी का, वैसे ही क्या है वैसे ही क्या है 19 के द्वारा जो हमें 6 शक्तियां मिलती हैं वो निलंबित हो जाएंगी। और ये इसके लिए अलग से आदेश की जरूरत नहीं होगी, स्वतः निलंबन होगा। तो 19 में जो 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं हमें, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ समिति बनाने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी आने जाने की आजादी, कहीं पर भी निवास करने और बस जाने की आजादी, कोई भी पेशा आजीविका व्यापार कारोबार करने की आजादी, ये जो 6 प्रकार के अधिकार हमें दिए गए हैं ये अधिकार क्या हो जाएंगे नील बटा सन्नाटा हो जाएंगे। आपात की घोषणा होने पर यहां पर जो अधिकार दिए गए हैं वे राज्य को कानून बनाने और राज्य की कार्यपालिका शक्ति को बाधित करने तक व्यापक नहीं है। मतलब ये 19 को तो असर डालेंगे लेकिन बाकी को क्या है असर नहीं डालेंगे, बाकी जो है उसको क्या है प्रभावित नहीं करेंगे। तो यहां इसका मतलब कि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि भाई इमरजेंसी आपात की जब हम बात करते हैं तो आपात का फंडामेंटल राइट्स पर जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव को हम लोग देखें। पहली बात यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 के तहत जो आपात है उसमें अनुच्छेद 19 में जो दिए गए 6 अधिकार हैं, ये 6 अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। इनका क्या होता है स्वतः निलंबन हो जाता है। इसमें अलग से आदेश देने की आवश्यकता क्या है नहीं है, अलग से कोई भी आदेश देने की क्या है आवश्यकता क्या है नहीं है। दूसरी बात यहां पर कि इसका मतलब यह है कि पृथक रूप से राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकता क्या है नहीं है। राष्ट्रपति के आदेश की जो आवश्यकता है वह आवश्यकता क्या है नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना है, पृथक रूप से राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात यहां पर यह है कि 358 के तहत
जो निलंबन होता है, आप यहां पर ये ध्यान में रखने की बात है, वह क्या है कि 358 के तहत जो निलंबन होता है वह केवल और केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण के संदर्भ में होता है। मतलब 19 का जो निलंबन है, यह निलंबन होगा, नहीं भी होगा, नहीं होगा, होगा किसके संदर्भ में, होगा किसके संदर्भ में, यहां पर जब होगा ये तो युद्ध या बाह्य आक्रमण के संदर्भ में होगा। लेकिन जब सशस्त्र विद्रोह होगा, भीतर से कोई गृह युद्ध जैसे अगर कोई हालात हैं, तो सशस्त्र विद्रोह में निलंबन नहीं होगा। ये 19 के निलंबन के संदर्भ में एक और टेक्निकल पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर किसी पड़ोसी ने हम पर हमला किया तो हो जाएगा, अगर हमारा किसी पड़ोसी से युद्ध शुरू हो गया तो हो जाएगा। लेकिन अगर नक्सलियों ने, भगवान न करे ऐसा हो, अगर नक्सलियों ने देश के भीतर कुछ बारूद सुलगा दी और गृह युद्ध जैसे हालात हैं, बंदूक उन्होंने उठा ली, बंदूक उठाए हैं लेकिन वो सशस्त्र विद्रोह की हालत तक पहुंच गए, तो वैसी स्थिति में बच्चों 19 का जो निलंबन है वह क्या है, नहीं होगा। और यह विधि बनाने और कार्यपालिका की कार्रवाई को क्या करता है, मजबूत करता है। यहां है, लेकिन यह न्यायपालिका जाने के अधिकार को क्या है, किसी भी रूप में क्या है, प्रभावित नहीं करता। तो ये यहां पर ध्यान देने की बात है। जो 359 है बच्चों, यहां पर इस बात को आप समझें कि जो 359 है उसमें और इसमें फर्क क्या है। उसमें और इसमें फर्क ये है कि जो 359 है आर्टिकल 359 के तहत, यहां पर क्या है कि इसमें राष्ट्रपति की घोषणा होगी, राष्ट्रपति घोषणा करेंगे और तब मूल अधिकार जो है लागू होने के बाद अगर कोई हनन होता है तो उपचार का अधिकार छिन जाएगा। इसमें मूल अधिकार नहीं निलंबित होंगे, इसमें यहां पर मूल अधिकार नहीं निलंबित होंगे। यहां पर क्या होगा, यहां पर मूल अधिकार को लागू करने का मैकेनिज्म निलंबित होगा। इसीलिए जब आप अनुच्छेद 358 और 359 के बीच का जो अंतर है, उस अंतर को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, india.gov.in के संदर्भ में यहां पर जब आप इसको पढ़ेंगे बच्चों, तो इसके संदर्भ में आप यहां पर पाएंगे कि जस्ट ए मिनट, यहां पर बच्चों, तो उसमें आप ये पाएंगे कि जो 359 है वह प्रवर्तन को रोकता है, लागू होने को रोकता है। वह क्या है, मूल अधिकार के प्रावधान को निलंबित नहीं करता। तो 359 के तहत उपचार का अधिकार, मतलब न्यायालय में जाने का जो अधिकार है, वह अधिकार क्या है, छिन जाएगा। और एक और यहां पर महत्वपूर्ण बात है कि इसमें फिर क्या है, 20 और 21 का निलंबन जो है वह क्या है, नहीं होगा। 20 और 21 का जो निलंबन है वह निलंबन क्या है, नहीं होगा। इस बात को क्या है, आपको ध्यान में रखना है। ये बच्चों मैंने मूल अधिकारों पर जो प्रभाव था वो प्रभाव बताया। लेकिन अब सवाल उठता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के जो कार्यकाल होते हैं, उन कार्यकालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लोकसभा और विधानसभा के जो कार्यकाल होते हैं, उन कार्यकालों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, जो लोकसभा से जुड़ा हुआ जो कार्यकाल होता है, तो आप सोच कर देखिए कि अगर देश में युद्ध चल रहा है तो क्या उस समय चुनाव कराए जा सकते हैं, नहीं।
अगर देश युद्ध में संलग्न है तो चुनाव कराने की कोई भी व्यवहारिक संभावना नहीं होगी, और चुनाव कराने की जब व्यवहारिक संभावना नहीं होगी तो किसी लोकसभा का कार्यकाल अगर पूरा भी हो गया तो नई लोकसभा का गठन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाए जाने की गुंजाइश बन सकती है। अब सवाल ये उठा कि सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है और आपातकाल में अगर कार्यकाल बढ़ाया जाएगा तो कितना बढ़ाया जाएगा? तो आपको पता होगा कि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसलिए लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ गया। कितने भी समय तक कितनी बार बढ़ाया जा सकता है, किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि संसद कानून बनाकर अपने ही कार्यकाल को क्या है, बढ़ा सकती है। लेकिन आपातकाल की समाप्ति के बाद लोकसभा का कोई भी कार्यकाल 6 माह से ज्यादा क्या है, नहीं हो सकता है। इस तरह से लोकसभा और जो राज्य विधानसभा है, जो आपात होता है, तो आपात का क्या है, जो कार्यकाल पर प्रभाव होता है, इस कार्यकाल पर जो प्रभाव है, इस प्रभाव को आप देखें। लोकसभा पर जो प्रभाव है यह देखें, और विधानसभा पर जो प्रभाव है इसको हम लोग देखें। लोकसभा पर प्रभाव क्या है, तो एक बार में पहली बात है कि कार्यकाल जो है वह क्या है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ऐसा एक बार में बढ़ाया जाएगा। कौन बढ़ाएगा? तो संसद बढ़ाएगी, और 6 माह से ज्यादा नहीं होगा। कब? आपातकाल की समाप्ति हो जाने पर। आपातकाल की जो समाप्ति होने पर कार्यकाल 6 माह से ज्यादा क्या है, नहीं होगा। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यहां पर क्या है, उन छोटे छोटे पॉइंट्स को क्या है, ध्यान में रखना है। उसको आप ध्यान में रखेंगे। जैसे जो 5वीं लोकसभा थी उसका कार्यकाल बढ़ाया गया, 71 से लेकर 77 तक चली, ठीक है। फिर 2 बार एक समय में 1 वर्ष बढ़ाया गया। तो कितने भी बार बढ़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही बार बढ़ाया जाएगा, लेकिन एक बार जब आप बढ़ाएंगे तो 1 ही साल बढ़ेगा। अगर आपको 2 साल बढ़ाना है तो 2 बार बढ़ाना पड़ेगा। और ठीक यही बात क्या है, विधानसभा के बारे में है कि विधानसभा का जो कार्यकाल है वह एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। एक बार में आपने 1 वर्ष बढ़ा दिया, कितने समय तक, कितने भी समय तक, कौन बढ़ाएगा इसको? संसद बढ़ाएगी। ये ध्यान में रखना है कि संसद के द्वारा क्या है, इसका कार्यकाल क्या है, बढ़ा। क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या है, वही रहेंगे, तो संसद के द्वारा क्या है, बढ़ाया जाएगा। अब भारत में आपातकाल का जो 352 का जो व्यवहारिक प्रयोग है, उस व्यवहारिक प्रयोग को क्या है आप समझें। जो व्यवहारिक प्रयोग है उस व्यवहारिक प्रयोग को क्या है समझें। अब तक 3 बार आपातकाल भारत में लगाया गया। 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार लगाया गया। विषय था युद्ध। कब तक लगाया गया? 1968 तक लगाया गया। और बाहरी आक्रमण को आधार बनाया गया। चीन ने नेफा तथा लद्दाख पर हमला कर दिया था। तो 62 से लेकर 68 तक पहला था। मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 21 और 22 को उस जमाने में स्थगित कर दिया गया था। 14 स्थगित हुआ, तो 19 तो अपने आप हो जाएगा, और 14, 21 और 22 को, चूंकि 1978 के पहले 20 और 21 को भी स्थगित किया जा सकता था, तो 14, 21 और 22 को स्थगित किया गया। दूसरी बार 1971 में लगाया गया, तीसरी बार 1975 में लगाया गया। 25 जून 1975 को लगाया गया इमरजेंसी में। और आपातकाल लगाए जाने की स्थितियों की जांच करने के लिए एक शाह आयोग बनाया गया। यह जो शाह आयोग था, इसने आपातकाल के कारणों के लिए, कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए शाह आयोग ने बात की। और शाह आयोग ने आपातकाल को तर्कसंगत नहीं बताया।
44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपातकालीन अधिकारों को के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान क्या किए गए। कि मैंने राष्ट्रीय आपात क्या है आपको बता दिया। अब मैं नेक्स्ट आता हूं राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में। यहां पर प्रेसिडेंट रूल को मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रेसिडेंट रूल, हालांकि संविधान में ऐसा कोई शब्द नहीं है, लेकिन यह लोकप्रिय शब्द यही है, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन में आपको क्या क्या पढ़ना है, राष्ट्रपति शासन क्या है, ये पहले मैं आपको बताऊंगा। नाम क्यों ऐसा पढ़ा, राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसको जानना जरूरी है। राष्ट्रपति शासन का आधार क्या है, राष्ट्रपति शासन जो है इनका आधार क्या है। आधार, राष्ट्रपति शासन की जो अवधि है उस अवधि को जानना जरूरी है। राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन के संदर्भ में, अप्रूवल के संदर्भ में जो शर्तें हैं उन शर्तों का जानना जरूरी है। राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या होता है, प्रभाव को जानना जरूरी है। और राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग जो है, रोकने का जो प्रयास किया गया, इसको जानना जरूरी है। ये जो राष्ट्रपति शासन की जो अवधारणा है, अनुच्छेद 356 को आप पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या है भाई, तो राष्ट्रपति शासन में राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, संविधान में इसको कहा गया है। क्या है यह क्या है, राज्यों में जिसे आप संवैधानिक तंत्र की विफलता कहते हैं, संवैधानिक तंत्र की विफलता कहते हैं, उसे ही मीडिया के द्वारा राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। इसे कुछ लोग ये कहते हैं कि यह राज्य में राज्यों में संवैधानिक आपातकाल है। यहां पर राज्य आपात है, मतलब यहां पर एक दो शब्द और प्रयोग होते हैं। क्या शब्द प्रयोग होते हैं, राज्यों में आपात, एक तो राष्ट्रीय आपात हुआ, या यहां पर एक और चीज की राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के अलावा राज्य में संवैधानिक आपात भी शब्द क्या है, प्रयोग किया जाता है। लेकिन फिर भी यह सवाल बचा रहता है कि आखिर इसे राष्ट्रपति शासन क्यों कहा जाता है। जब संविधान में राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात है, तो यहां पर इसका नाम क्यों किया गया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रोसेस के बजाय, पर्पज के बजाय जो इंपैक्ट होता है, उस इंपैक्ट को क्या करते हैं, हम आधार बना लेते हैं, हम उसी को क्या मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत जल्दी टेम्परामेंट लूज कर देता है, तो टेम्परामेंट जल्दी से लूज करने वाले व्यक्ति का नाम हम गुस्सू रख सकते हैं कि गुस्सा करने वाला आदमी है। अब हमने उसके क्रोध के परिणाम के आधार पर उसका नामकरण कर दिया। उसी तरह से राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता का परिणाम क्या है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की जो विफलता है, उस विफलता के परिणाम के वास्तव में, उस विफलता की परिणाम के आधार पर आप अगर बात करें तो विफलता के परिणाम के आधार पर ही राष्ट्रपति शासन की बात कही जाती है। इसको एक और तरीके से समझिए कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। राष्ट्रपति शासन के तहत होता क्या है, राज्य सरकार बर्खास्त कर दी जाती है, विधानसभा भी निलंबित कर दी जाती है, या बाद में विधानसभा भंग कर दी जाती है,
और राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त राज्यपाल के द्वारा क्या है, चलाया जाता है। ये जो तीनों चीजें हैं बच्चों, ये आउटकम को बताती हैं। अब तीनों आउटकम आप देखिए यहां पर, और इसी पर सवाल पूछा गया है, इसी पर प्री का, कि जब आर्टिकल 356 का यूज किया जाएगा कि राज्य का जो शासन है वह संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, जो राज्य का शासन है वह संविधान के प्रावधान के अनुसार नहीं चल रहा है, जो संविधान है इस संविधान के प्रावधान के अनुसार नहीं चल रहा है। और ऐसा होने के बाद क्या होगा, तो इसके होने के बाद देखिए तीन परिणाम होगा। पहला परिणाम कार्यपालिका पर देखिए, कार्यपालिका पर क्या परिणाम होगा, कार्यपालिका पर अर्थात सीएम पर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर क्या परिणाम होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है ये बर्खास्त कर दी जाती है। सबसे भयानक परिणाम यही होता है, एक चुनी हुई जो सरकार है वह सरकार क्या है, वह क्या है, वह सरकार बर्खास्त कर दी गई। सबसे भयानक परिणाम। कई बार क्या है कि हम परिणाम को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, दरअसल परिणाम के आधार पर ही क्या है हम चीजों को देखते हैं। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है, जबकि हम भूगोल में पढ़ते हैं कि पृथ्वी घूमती है, तो सूर्य को निकलना क्या है, पृथ्वी सामने आ गई, लेकिन हमारे ऊपर वैसा इंप्रेशन आ रहा है। तो इसी तरह से पहली बात क्या है कि मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो गई। विधानसभा जो है पहले तो बर्खास्त कर दी जाती थी, लेकिन आजकल जैसे ही 356 का प्रयोग होता है विधानसभा निलंबित कर दी जाती है, बर्खास्त नहीं होती, पूरी तरह से समाप्त नहीं होती, सस्पेंड कर दी जाती है। और तीसरी बात क्या होती है कि जो राज्य का शासन है वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त राज्यपाल के हाथ में चला आता है। अब ये जो चीज हुई राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त, इसका मतलब शासन किसके हाथ में चला गया, राष्ट्रपति के हाथ में चला गया, इसीलिए इसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन। तो मंत्रिमंडल राज्य का बर्खास्त हो जाता है, विधानसभा निलंबित हो जाती है और राष्ट्रपति के हाथ से शासन जो है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त राज्यपाल के हाथ से क्या है शासन चलाया जाता है। इसीलिए इसे राष्ट्रपति शासन क्या है कहते हैं। इसीलिए बच्चों क्या है इसको राष्ट्रपति शासन क्या कहते हैं। अब इसमें आते हैं बच्चों प्रक्रिया के आधार पर, प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। प्रोसेस क्या है, राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर ही राष्ट्रपति शासन लगता है या राष्ट्रपति शासन जो है अन्यथा भी लग सकता है। कृपया बताएं, राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर कि राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, क्या तब हमें क्या है रिपोर्ट ऐसी मिलती है, या तब हम इसके आधार पर निर्णय करते हैं, या फिर अन्यथा क्या है होता है। तो यहां पर बच्चों क्या है ध्यान में रखना है कि अन्यथा समाधान होने पर भी कि राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, अन्यथा समाधान होने पर भी राष्ट्रपति शासन क्या है लगता है। अब यहां पर आधार क्या है, तो दो आधार हैं बच्चों, राष्ट्रपति शासन के दो आधार हैं। एक आधार जो है 355 भी हो सकता है कि अगर यूनियन के
इंस्ट्रक्शन को स्टेट ने, यूनियन का जो इंस्ट्रक्शन है इसको स्टेट ने फॉलो करने से मना कर दिया, तो 355 के तहत क्या है यहां पर कि यहां क्या है 365 के तहत, 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। फिर इसके साथ ही बच्चों, राज्य का शासन अगर संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो भी राष्ट्रपति शासन क्या लगाया जा सकता है। राज्य का शासन अगर संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो भी राष्ट्रपति शासन क्या है लगाया जा सकता है। तो ये दो आधार हैं, इन दोनों आधारों को क्या है ध्यान में रखना है। एक बार में राष्ट्रपति शासन जो है कितने टाइम के लिए लगता है, तो जब इसका अनाउंसमेंट होता है, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों कि राष्ट्रपति शासन की जो अवधि होती है यह अवधि नॉर्मली क्या होती है 2 माह के लिए होती है। शुरू में 2 माह के लिए क्या होती है, 2 माह से अधिक के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अगर आप 2 माह से अधिक है तो इसके लिए क्या है, आपको क्या है संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता क्या है पड़ेगी। जो संसदीय अनुमोदन है उसकी आवश्यकता क्या है पड़ेगी। संसदीय अनुमोदन मिलने पर एक बार में अधिकतम 6 महीने तथा एक बार में 6 महीने और अधिकतम 3 वर्ष तक। तो यहां पर तीसरी बात कि अगर पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिल जाता है, पार्लियामेंट्री जो अप्रूवल है यह अप्रूवल मिल जाता है तो एक बार में 6 माह और अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये बात ध्यान में रखना है। इसका अपवाद पंजाब है, पंजाब में 5 साल तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया, लेकिन यह क्या है विशेष परिस्थितियों में किया गया। जो राष्ट्रीय आपात है वह कितनी भी बार लगाया जा सकता, अनंत सीमा तक, लेकिन यहां पर क्या है 3 साल की बात है। फिर इसके साथ ही राष्ट्रपति शासन का जो संसदीय अनुमोदन है, तो ये अवधि हो गई। अवधि के बाद हम लोग यहां पर आते हैं, ये हो गया राष्ट्रपति शासन के संसदीय अनुमोदन को आप समझिए। राष्ट्रपति शासन का जो संसदीय अनुमोदन है, तो राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा है वह दोनों सदनों के सामने रखी जाती है। प्रत्येक सदन को साधारण बहुमत से 2 महीने के भीतर इसे पारित करना जरूरी होता है। बहुमत कौन सा है ध्यान रखना है यहां पर कि दोनों सदनों के सामने रखी जाएगी। ठीक है, 2 महीने का समय है। और एक बहुत टेक्निकल चीज है जो नॉर्मली लोग मिस करते हैं, वह है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है। साधारण बहुमत की क्या है जरूरत होती है, और साधारण बहुमत मतलब आधे से अधिक लोगों की ही जरूरत है। और यदि कोई घोषणा मान लीजिए पहले की गई है, घोषणा को संसद के सामने रखना जरूरी नहीं होगा, मतलब कार्यपालिका उसे क्या है वापस ले सकती है। यदि किसी राष्ट्रपति शासन की घोषणा लोकसभा के भंग होने के बाद की गई है, तो लोकसभा के गठन के 30 दिन के भीतर, 2 माह नहीं 30 दिन के भीतर इस उद्घोषणा का, राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अनुमोदन क्या है जरूरी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जो बातें याद नहीं रहने पर या एक बार दिमाग में समझकर नहीं रखने से प्रारंभिक परीक्षा ही नहीं बल्कि मुख्य परीक्षा में भी आप क्या है लिखने में असुविधा क्या है यहाँ पर क्या है यह है।
अब यहां क्या है कि लोकसभा के गठन के प्रथम 30 दिनों के भीतर जो उद्घोषणा है, उस उद्घोषणा का अनुमोदन जरूरी होता है। ये है। अगर यहां पर बच्चों एक और बात है कि अगर किसी राज्य में 1 साल से अधिक का राष्ट्रपति शासन लगाया जाना है तो 2 शर्तों का पालन जरूरी है। पहला, संसद 1 साल से अधिक राष्ट्रपति शासन के लिए 2 शर्तों का पूरा होने के बाद ही अनुमोदन दे सकती है। पहला, राष्ट्रपति शासन पहले से लागू हो, वहां पर जहां पर आप 1 साल पहले से लागू हो, और पूरे या आंशिक क्षेत्र में आपात लागू हो। दूसरा, संबद्ध राज्य में चुनाव कराना कठिन हो, निष्पक्ष चुनाव कराना कठिन हो, ऐसा चुनाव आयोग ने प्रमाणित कर दिया हो। 1 साल से अधिक राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की 2 शर्तें हैं। पहला, वहां पहले से राष्ट्रपति शासन चल रहा हो या आपातकाल पूर्णतः या सीमित रूप में क्या है, लागू हो। दूसरी बात यहां पर कि चुनाव आयोग ने यह प्रमाणित कर दिया है कि निष्पक्ष चुनाव कराना क्या है, कठिन है। अगला यहां पर, ये तो मैंने अनुमोदन को बताया कि दोनों सदन, अब यहां पर क्या है, इसके प्रभाव को देखते हैं बच्चों। इसका जो प्रभाव है, इस प्रभाव को क्या है, हम लोग क्या है देखते हैं। तो ये जो प्रभाव है, राष्ट्रपति जो शासन है, इस राष्ट्रपति शासन का जो प्रभाव है, इस प्रभाव को आप समझिए। जो प्रभाव है वह प्रभाव क्या है, तो पहली बात यह है कि राज्य विधायिका जो होती है उसकी शक्तियों का प्रयोग क्या है, संसद करने लगती है। पहला प्रभाव, मतलब यहां पर हम लोग विधायी प्रभाव क्या होगा, विधायी प्रभाव क्या होगा, चूंकि जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगेगा, तो प्रेसिडेंट रूल लगने पर क्या है, विधानसभा सस्पेंड हो जाएगी। भंग भले न हो, ध्यान देना है कि भंग अब नहीं हो सकती, विधानसभा निलंबित हो जाएगी। तो अब वहां कानून कैसे बनेगा, कानून कौन बनाएगा, कानून संसद बनाएगी। यहां पर विधायी प्रभाव यह होता है कि संसद जो है वह राज्य के बारे में कानून बनाने लगती है। तो एक तो यहां पर यह है विधायी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति, अब यहां पर एक तो संसद कर सकती, दूसरा विधायी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति या उसके द्वारा उल्लेख किए गए किसी अधिकारी को दिया जा सकता है। संसद के पास यह भी शक्ति है कि वह विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। वह चाहे तो उन विधायी शक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा या उसके द्वारा उल्लिखित किसी व्यक्ति को क्या है, दे सकती है। चूंकि जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है, मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है और विधानसभा निलंबित हो जाती है। इसलिए जो है, जो राज्य के चुने हुए सांसद होते हैं, कई बार विधानसभा के निलंबित होने पर वे संबद्ध राज्य के बारे में कोई फैसला लेने के लिए राष्ट्रपति या केंद्र सरकार उनसे बुलाकर सलाह मशविरा भी करती है। यहां पर यह भी एक विधायी प्रभाव में, क्योंकि विधायी प्रभाव क्या है कि विधानसभा वहां की निलंबित है, तो ऐसी स्थिति में अगर वहां कानून बनना है तो कानून बनाने के संदर्भ में क्या क्या ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन है कि संसद खुद प्रयोग करे, दूसरा है राष्ट्रपति करे, तीसरा राष्ट्रपति के द्वारा उल्लिखित कोई अधिकारी करे, और चौथा यहां पर यह है कि जो सांसद हैं राज्य के, उनसे भी सलाह मशविरा क्या किया जाए। ये हुआ राष्ट्रपति शासन का विधायी प्रभाव। राष्ट्रपति शासन का बच्चों जो है
जो कार्यकारी प्रभाव है, जो कार्यकारी प्रभाव है, यह कार्यकारी प्रभाव क्या है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर सबसे अधिक दिखने वाला परिणाम किस पर होता है? कार्यपालिका पर होता है। और मैंने आपको पहले ही कहा कि मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है तो राजा का राजपाट क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। मुख्यमंत्री जीरो हो जाता है, चीफ मिनिस्टर जीरो हो जाता है, और गवर्नर जो है वो क्या है? हीरो हो जाता है। तो इस तरह से क्या है, जो सीएम बेचारा दौड़ दौड़ कर हेलीकॉप्टर से तेजस्वी के सवालों का जवाब देता है, वो सीएम बेचारा अचानक राष्ट्रपति शासन, मतलब परिकल्पना करिए कि उसके बाद बेचारा इतना मेहनत करके इलेक्शन जीता और जीतने के बाद केंद्र ने वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो मुख्यमंत्रियों ने कितने जुल्म सहे हैं केंद्र के 356 के दुरुपयोग के संदर्भ में, कितनी आह निकली होगी कि आह मेरी अम्बेसडर, और चमचमाता हुआ तिरुवनंतपुरम की गलियां जहां से मैं निकला करता था। तो केरल में आप जानते होंगे कि पहली बार 356 का प्रयोग क्या किया गया। तो इसलिए बच्चों क्या है कि सीएम जीरो, गवर्नर हीरो, और गवर्नर 4-5 आईएएस अधिकारियों को लेकर पूरे राज्य का राजा हो जाता है, और उन 4-5 आईएएस अधिकारियों की पौबारा हो जाती है। तो इस तरह से, और विधायक बेचारा कुंठित महसूस करता है। विधायक को लगता है कि अब कहां फरियाद करें, न सरकार अपनी, न विपक्ष, न विधानसभा, न कुछ, सब कुछ क्या है, चला गया। इसलिए जो है राष्ट्रपति शासन का सबसे जो है सबसे संवेदनशील जो प्रभाव होता है वह कार्यपालिका पर ही पड़ता है, क्योंकि कार्यपालिका संट हो जाती है। कार्यपालिका क्या हो जाती है? बिल्कुल संट हो जाती है। और इसलिए जो है यहाँ पर राज्यपाल स्वविवेक से, कहाँ भैया स्वविवेक से, स्वविवेक कहाँ? मैंने कभी भी ये कहा विवेकाधीन शक्तियों के संदर्भ में, ये आगे आपको बताया जाएगा। तो ये है एक दो टॉपिक जो है इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है ऐसे हैं, जिनमें एक राज्य का टॉपिक है। तो राज्य के टॉपिक का एक वीडियो आपको देखना पड़ेगा जो मैंने इसी सेशन में अभी लिया था, तो वह आपका पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा जो संवैधानिक आयोग के जो टॉपिक हैं वो गवर्नेंस वाले सर आपको करवाएंगे। तो इस तरह से ये जो है, और अटॉर्नी जनरल और इस तरह के भी जो टॉपिक हैं वो गवर्नेंस वाले सर के द्वारा क्या करवाया जाएगा। तो इस तरह से आपकी इफेक्टिवली जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट की और जो पॉलिटिकल सिस्टम के पार्ट की आज क्या है, मतलब औपचारिक रूप में अंतिम क्लास है। जो राज्य वाला पहलू जो बचा हुआ है, मतलब जो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का पहलू बचा हुआ है, वो मैंने प्रीलिम्स के क्लास के नहीं पीटी के संदर्भ में क्या है ये क्लास जो ली थी उसमें क्या है, और वो सारे जितने भी संवैधानिक और गैर संवैधानिक और जितने भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं वो गवर्नेंस के पार्ट के ही संदर्भ में, ज़्यादा बेहतर संदर्भ में क्या किया जाता है। तो ये है गवर्नर और राज्य विधानमंडल जो है वो, मैं जैसा मैंने कहा कि वह एक वीडियो के संदर्भ में क्या है, ये है मतलब औपचारिक रूप में यहाँ पर ये है। बाकी तो आप लोगों को बीच बीच में मुलाकात होती रहेगी, लेकिन सेशन के संदर्भ में क्या है यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर बच्चों मैंने आपको बताया कि गवर्नर के असीमित अधिकार हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को रोक नहीं। गवर्नर के ये असीमित अधिकार नहीं हो जाते, गवर्नर को 356 के तहत क्या है शक्तियां दी गई हैं। तो 356 के तहत बच्चों जो शक्तियां दी गई है उसमें वो रिपोर्ट देता है। तो रिपोर्ट देने में वह मंत्रिपरिषद के सुझाव के आधार पर क्या है, यह है गवर्नर का टॉपिक और राज्य विधानमंडल दोनों, जैसा मैंने कहा कि वह एक आपको वीडियो, मेरा ही वीडियो है, वो आपको शेयर कर दिया जाएगा जो मैंने अभी इसी सेशन में लिया था। तो यह है
तो यह है, दुखी होने की जरूरत नहीं है, बीच बीच में आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। और अभी तो आप मासूम भी हैं, निर्दोष भी हैं, धीरे धीरे आप क्या है, ये क्या है। और सर हमारा क्या हुआ, कब कब ये तो ठीक है। यहाँ जो है बच्चों, तो जो गवर्नर के संदर्भ में बच्चों हम लोगों ने बात की कि गवर्नर के पास जो एग्जीक्यूटिव जो पावर है यहाँ पर, वह एग्जीक्यूटिव जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव पावर आ जाती है। रुचि सिंह का कहना है कि धनखड़ जी का जो रिपोर्ट है, धनखड़ जी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है बेटा, धनखड़ जी ने टिप्पणियां की हैं, धनखड़ जी ने राज्य की स्थिति पर टिप्पणी की है। धनखड़ जी ने ऐसा नहीं कहीं पढ़ने में आया कि केंद्र को उन्होंने कोई रिपोर्ट दी है, क्योंकि आजकल आप अभी देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन लगाना जो है यहाँ पर कि राष्ट्रपति शासन जो है, जो लगाना है, वह लगाना न्यायपालिका के द्वारा क्या है, बहुत क्या है, रोकने का मतलब न्यायपालिका के द्वारा बहुत ही क्या है, कठोर समीक्षा का विषय बन गया है। इसलिए जो है कोई भी सरकार जो है कोई भी जो सरकार है, वह सरकार जो है अब जो है 356 का दुरुपयोग नहीं करना चाहती है। मोदी सरकार ने उत्तराखंड में एक बार लगाकर देख लिया है, न्यायपालिका ने पूरा जो निर्णय है वह निर्णय ही क्या है, बदल दिया। तो कार्यकारी जो प्रभाव है बच्चों, उस कार्यकारी प्रभाव के संदर्भ में क्या है आपको बताया गया। फिर इसके साथ ही बच्चों जो है वित्तीय प्रभाव क्या होता है, जो वित्तीय प्रभाव है, यह वित्तीय प्रभाव क्या होता है। तो जब लोकसभा की बैठकें नहीं हो रही होती हैं, तो लोकसभा की बैठकें नहीं हो रही होती हैं, उस समय क्या है, राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय के लिए आदेश जारी कर सकता है। मतलब वित्तीय प्रभाव क्या होगा कि जो राज्य की संचित निधि से व्यय के लिए जो आदेश है, वह आदेश क्या है, जारी कर सकता है। ये राष्ट्रपति शासन का क्या है, प्रभाव है। ठीक है, इस ऑफलाइन में भी मिलूंगा, ऑनलाइन में भी मिलूंगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सिलेबस के और भी पार्ट हैं, आपको काफी विस्तृत रूप में चीजों को करवाया गया। और कोई भी क्या है डाउट होगा तो मेरी तो क्लास बीच बीच में लगती रहेगी, करंट और बाकी जो एरियाज हैं उनसे भी जुड़ी हुई चीजें हैं, तो वहां पर आप लोगों से मुलाकात होगी। तो ये है। और ठीक है, बिल्कुल नंबर मिल जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बच्चों क्या है, 356 का जो प्रयोग है, 356 का जो प्रयोग है, उस प्रयोग के संदर्भ में एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि उसका बहुत क्या है दुरुपयोग जो है वह होता है। और वह जो दुरुपयोग होता है, उस दुरुपयोग के संदर्भ में बहुत सारे मैकेनिज्म बनाने की बात हुई। तो उस मैकेनिज्म को भी क्या है थोड़ा समझना है। लेकिन 352 और 356 में अंतर क्या है, 352 जो है इसके प्रभाव में अंतर है, राज्य के मंत्रिपरिषद पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन 356 में मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, विधानसभा निलंबित हो जाती है। तो 352 और 356 के प्रभाव में क्या है, अंतर है। आधार में अंतर है। 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इनके संदर्भ में है। तो यहां पर बच्चों जो है आर्टिकल 352 और इसके साथ ही आर्टिकल 356, ये है आर्टिकल 352 एंड 356। यहां पर क्या है, प्रभाव में अंतर आता है। और प्रभाव में अंतर क्या है कि यहां पर जो है केंद्र राज्य संबंध क्या है, प्रभावित होते हैं। केंद्र राज्य संबंध, मूल अधिकार पर भी प्रभाव होता है, मूल अधिकार पर भी। इसमें क्या है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह क्या है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इसके आधार पर होता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण
और सशस्त्र विद्रोह के संदर्भ में होता है। और ये जो होता है यह राज्य में संवैधानिक तंत्र की जो विफलता है उस विफलता के आधार पर क्या है, यह विफलता के आधार पर क्या होता है। और फिर इसके साथ ही क्या है, जो प्रक्रिया है यहां मंत्रिमंडल की जो लिखित सूचना है, मंत्रिमंडल की जो लिखित सूचना है, इस लिखित सूचना के आधार पर होता है। यहां पर क्या है, यहां पर राज्यपाल के रिपोर्ट देने पर, राज्यपाल की, गवर्नर की जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट पर होता है, या अन्यथा समाधान होने पर होता है। जो अन्यथा समाधान है उस पर क्या होता है, तो अनुच्छेद 356 का जो पूरा प्रोसेस है, संसदीय अनुमोदन की प्रक्रिया में भी अंतर है। फिर इसके साथ ही मूल अधिकारों के प्रभाव के संदर्भ में भी अंतर है, न्यायपालिका के संदर्भ में क्या है, प्रभाव में भी क्या अंतर है। तो ये हुआ। फिर यहां पर बच्चों जो है, यहां नेक्स्ट जो पॉइंट है कि वह क्या है, अनुच्छेद 356 जो है, इस 356 का जो दुरुपयोग हुआ उस दुरुपयोग का क्या क्या नुकसान हुआ। जो दुरुपयोग है वह, उस दुरुपयोग का क्या क्या नुकसान हुआ। सबसे बड़ा नुकसान संघीय ढांचे पर हुआ, जो संघीय ढांचा है उस पर हुआ सबसे बड़ा नुकसान। दूसरा हुआ, राज्यपाल का जो पद है वह पद क्या हो गया, विवादास्पद हो गया। राज्यपाल का जो पद है, संवैधानिक प्रक्रियाओं का, संवैधानिक जो मर्यादाएं थी, वह संवैधानिक जो मर्यादा थी उस मर्यादा का क्या हो गया, हनन भी हुआ। और इसके साथ ही राजनीतिक स्वार्थ और संघर्ष भी क्या है, पैदा हुए। तो ये दुरुपयोग था। और इस दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या हुआ, तो यहां पर 356 का जो दुरुपयोग है, इस दुरुपयोग को, 356 का जो दुरुपयोग है, इस दुरुपयोग को रोकने का क्या परिणाम हुआ, जो रोकने का यहां पर क्या परिणाम हुआ, तो यहां जो रोकने का वास्तव में रोकने के जो प्रयास हुए, 44वां संविधान संशोधन, सरकारिया आयोग, बुम्बई केस और पुंछी आयोग, यहां पर 4 प्रयास हुए रोकने के, दुरुपयोग को रोकने के जो प्रयास हुए, इस प्रयास को भी क्या समझना होगा। तो इस प्रयास में क्या है, पहला जो पॉइंट है वह, पहला पॉइंट क्या था कि भाई 44वां जो संविधान संशोधन है बच्चों, जो 44वां जो संविधान संशोधन है उसने इस दुरुपयोग को रोकने की कोशिश की। दूसरा, सरकारिया आयोग की जो सिफारिशें थी, सरकारिया जो आयोग है इसकी जो सिफारिशें थी, इन सिफारिशों के द्वारा भी क्या है चीजें हुई। सरकारिया आयोग की सिफारिशें 1987 में। तीसरा, एस.आर. बुम्बई जो केस है, एस.आर. बुम्बई जो वाद है, इसके भी द्वारा हुआ। और चौथा, पुंछी जो आयोग है 2007 के द्वारा, 2010 में क्या हुआ, इसके द्वारा भी हुआ। अब इसमें क्या है बातें जाननी, यहां से भी क्या है चीजें पूछी जाती हैं। तो जो 38वां संशोधन था और जो 42वां संशोधन था, तो 38वें संशोधन में कल मैंने आपको बताया था कि 1974 में प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति के समाधान को न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती है। 42वां संविधान संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में कोई समाधान है तो उसे भी न्यायिक उसे क्या है वास्तव में
चुनौती क्या है, नहीं दिया जा सकता है। लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन था उसमें इस सब को क्या है, पलट दिया गया। मतलब पहले वाली चीजों को बरकरार रखा गया और बाद में जो चीजें जोड़ी गई उनको हटा दिया गया। तो इस दृश्य से जो 38वें संविधान संशोधन के द्वारा, 38वां 1975 के द्वारा और 42वां 1976 के द्वारा जो चेंज किया गया था, उस चेंज को 44वें ने क्या कर दिया, पलट दिया। एक यहां पर यह हुआ। सरकारिया आयोग ने क्या कहा, इसको आईएएस में पिछले वर्ष प्री में भी पूछा गया। अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाने के पहले राज्य को चेतावनी दिया जाना चाहिए। तो यहां पर क्या है कि अनुच्छेद 356 जो है, इसका जो प्रयोग है यह अंतिम विकल्प क्या होना चाहिए, शुरू में ही क्या है, इसको नहीं किया जाना चाहिए। अंतिम विकल्प होने की क्या है, बात कही गई। पहली बात, राज्य की विधानसभाओं को भंग नहीं किया जाना चाहिए। मतलब यहां पर कि जो राज्य की विधानसभा है, यहां पर इसको क्या है, मतलब विधानसभा को भंग नहीं किया जाना चाहिए। इस पर यूजीसी में सवाल पूछा गया और फिर सवाल यूपीपीसीएस में पूछ लिया गया। इसके लिए अनुच्छेद 356 में समुचित संशोधन किया जाना चाहिए। सरकारी आयोग ने कहा, राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा के सारवान जो आधार हैं वह संविधान में जोड़ दिए जाने चाहिए। संविधान में बहुत संक्षिप्त रूप में क्या बातें कही गई हैं, इनको जोड़कर सुस्पष्ट कर देना चाहिए। तो वह क्या है, यह है बम्बई जो मामला था 1994 का, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति शासन को केवल तब लगाना चाहिए जब कोई इलाज न बचे, हालत असाध्य हो जाए और राज्य का शासन संविधान के अनुसार चलाए जाने की कोई संभावना न हो। मतलब यहां पर भी अंतिम विकल्प की बात कही गई। राष्ट्रपति शासन की यहां पर क्या है, हालत असाध्य हो जाए, राष्ट्रपति शासन जो है यह अंतिम विकल्प के रूप में क्या है, होना चाहिए। यह बात यहां पर भी कही गई। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात कि यहां पर क्या है, न्यायिक समीक्षा जो है, जो जुडिशियल जो रिव्यू है, यह जुडिशियल रिव्यू राष्ट्रपति शासन का किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन का जो जुडिशियल रिव्यू है वह जुडिशियल रिव्यू क्या है, किया जा सकता है। और इसके साथ ही इसमें देखा जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का जो निर्णय है वह निर्णय क्या किसी सामग्री पर आधारित था। राष्ट्रपति शासन लगाने के जो मानदंड हैं, यहां पर जो राष्ट्रपति शासन लगाने के मानदंड जो हैं वो बम्बई केस में बताए गए। इन मानदंडों पर भी सवाल पूछा गया। बम्बई केस में क्या है, ये जो मानदंड हैं, ये मानदंड क्या है बताए गए, क्या क्या बताए गए भाई। तो इसको भी क्या है कि यह क्या है कि राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में यहां पर जो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये कही गई कि लिखित प्रतिवेदन के बिना, रिपोर्ट के बिना राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। मतलब यहां पर मानदंड में क्या है कि रिपोर्ट जो होनी चाहिए राज्यपाल की वह लिखित होनी चाहिए, लिखित प्रतिवेदन क्या है, होना चाहिए। एक ये बात। दूसरी बात, पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है और यदि कोई सरकार उसके आदर्शों के विरुद्ध कार्य करती है तो अनुच्छेद 356 प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर क्या है कि रिपोर्ट लिखित की जा सकती है। पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है और अगर कोई सरकार इसके विरुद्ध कार्य करती है तो सरकार को इस आधार पर बर्खास्त किया जा सकता है।
विपक्ष द्वारा शासित सभी सरकारों को एक साथ नहीं हटाया जाना चाहिए। बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद जो भाजपा शासित सरकारें थी उन सभी को बर्खास्त कर दिया गया था और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। बम्बई केस इसी पृष्ठभूमि में क्या है आया था। जो बम्बई केस था यह क्या है इसी पृष्ठभूमि में आया था। तो उसमें उसी पृष्ठभूमि में आप समझेंगे तो ये बात समझ में आएगी कि विपक्ष द्वारा शासित सभी राज्यों को एक साथ नहीं हटाया जा सकता। यदि केवल राजनीतिक आधारों पर दुर्भावना से प्रेरित होकर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो न्यायालय विधानसभा को फिर से जीवित कर सकता है और बर्खास्त सरकार को बहाल कर सकता है। ऐसा न्यायालय ने उत्तराखंड के केस में दिखा भी दिया था कि अगर राष्ट्रपति शासन को गलत भावना से लगाया जाता है तो हम न केवल बर्खास्त सरकार को फिर से बहाल कर देंगे बल्कि जो निलंबित जो विधानसभा है उस निलंबित विधानसभा को फिर से जीवित भी कर देंगे। इसलिए ये बहुत कठोर बात थी और न्यायालय ने इसे करके दिखा भी दिया। इसलिए 356 का दुरुपयोग रुक गया। 356 का जो दुरुपयोग है वह न्यायालय के इसी वास्तव में क्या है कि यह क्या है कि न्यायालय के इन्हीं सब वास्तव में कठोर मानदंडों की वजह से ऐसा हुआ। अब यहां पर एक और बात समझने की है कि इसका मतलब कि अब जब राष्ट्रपति शासन लगता है कहीं पर भी तो भले ही मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाए लेकिन विधानसभा को बर्खास्त नहीं किया जाता, क्योंकि ये बम्बई केस में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन होगा। और बम्बई केस ये कहता है कि भाई जो विधानसभा है उसको केवल तभी तक निलंबित करिए और जब संसदीय अनुमोदन हो जाए तब आप उसको क्या है भंग कर सकते हैं। तो जब तक संसदीय अनुमोदन नहीं हो जाता है तब तक राष्ट्रपति विधानसभा को केवल निलंबित कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो हैं वे केंद्र सरकार को अनुच्छेद 74(2) के बावजूद उस सामग्री को बताने के लिए बाध्य कर सकते हैं जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श केंद्रीय मंत्रिपरिषद को दिया जाता है। आप जानते होंगे कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को परामर्श देती है, मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही राष्ट्रपति शासन लगता है। तो अगर न्यायालय का कहना है कि अगर उसे डाउट होता है तो वो उस सामग्री को भी प्राप्त करने की बात क्या है कर सकता है। तो ये है बच्चों, और इसमें ये हुआ राष्ट्रपति शासन की बात। फिर हम लोग यहां पर क्या है आते हैं बच्चों वित्तीय आपात की, जो फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है, इस वित्तीय आपात की बात क्या है हम लोग करते हैं। वित्तीय आपात की यह क्या है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 360 में है। पहली बात, वित्तीय आपात की जो घोषणा है वह राष्ट्रपति के द्वारा क्या है किया जाता है। आर्टिकल 360 में है, इसकी घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके दो आधार हैं, एक है कि अगर वित्तीय जो अस्थायित्व है, इस वित्तीय अस्थायित्व या साख का कोई संकट हो, मतलब यहां हम लोग कह सकते हैं कि वित्तीय अस्थायित्व खतरे में हो या वित्तीय साख खतरे में हो, तभी क्या है वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है वह क्या है लगाई जाती है। सामान्यतः 2 माह के लिए क्या है लगता है, सामान्यतः जो है यह 2 माह के लिए क्या है लगता है, 2 माह के लिए क्या है लगता है। फिर इसके साथ ही यहां पर अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई। जैसे राष्ट्रीय आपात की अधिकतम सीमा जो है वह निर्धारित नहीं की गई है, वैसे ही वित्तीय आपात के संदर्भ में भी है। संसदीय अनुमोदन भी इसके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि बाकी में, मतलब 352 में और 356 में। लेकिन एक सवाल उठता है
कि संसदीय अनुमोदन कितने महीने में होना चाहिए, तो संसदीय अनुमोदन बच्चों 2 माह के भीतर क्या होना चाहिए। और अगर लोकसभा विघटित हो जाती है, अगर लोकसभा विघटित हो जाती है तो विकसित लोकसभा के फिर से गठित होने पर 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर क्या है, इसको क्या है करेंगे, या इस जो वित्तीय आपात का अनुमोदन क्या कराना जरूरी है। और साधारण बहुमत से अनुमोदन क्या होता है। प्रभाव की अगर हम लोग बात करें, अगर इसके प्रभाव की बात करें तो प्रभाव के संदर्भ में बच्चों ये है कि केंद्र यहां पर निर्देश दे सकता है। प्रभाव क्या है यहां पर कि पहला प्रभाव, जैसे यहां पर वित्तीय आपात का जो इंपैक्ट है, यह इंपैक्ट क्या क्या है भाई, तो वित्तीय आपात का इंपैक्ट जो है वित्तीय विषयों पर निर्देश दे सकता है। यहां पर केंद्र के पास, संघ के पास वित्तीय विषयों पर निर्देश देने की शक्ति आ जाती है। वेतन भत्ते वगैरह में कटौती हो सकती है। वित्तीय आपात वेतन भत्ते में कटौती का निर्देश भी क्या है दिया जा सकता है। जो कटौती है उस कटौती का निर्देश क्या दिया जा सकता है। राज्य विधानसभाओं के वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए मंगवाया जा सकता है। मतलब राज्य के जो वित्त विधेयक हैं, इन विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए मंगवाया जा सकता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर इसके साथ ही शासन संबंधी आवश्यक निर्देश दिए जा सकते हैं। शासन संबंधी आवश्यक निर्देश दिए जा सकते हैं। धन के वितरण से संबंधित भी आवश्यक निर्देश दिए जा सकते हैं। धन के वितरण से संबंधित जो आवश्यक जो निर्देश हैं वह निर्देश क्या है दिए जा सकते हैं। और इसके साथ ही नागरिकों के मूल अधिकारों पर वित्तीय आपात के संदर्भ में भी एक ऑड फैक्ट है ये कि नागरिकों के मूल अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। और अभी तक सौभाग्य की बात है कि भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात लागू करने की जो आवश्यकता है वह आवश्यकता क्या है नहीं रही। जहां तक मदन मोहन पुंची आयोग की बात है तो जो राज्यपाल वाला जो एक वीडियो है उसमें मदन मोहन पुंची आयोग की बात वहां पर ज्यादा की गई है। और सेम टू सेम बात जो सरकारिया आयोग ने कही थी राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में, वही बात मदन मोहन पुंची आयोग के द्वारा भी क्या है कही गई। जो मदन मोहन पुंची आयोग है उसके द्वारा भी क्या है वही बात क्या है कही गई। तो इसलिए बच्चों यहां पर यह हुआ। अब इसके साथ ही राष्ट्रपति शासन के अलावा एक और इसमें क्या है हम लोग प्रावधान है जिसको हम वित्तीय आपात के अलावा जिसको हम लोग कहेंगे सैन्य आपात, मिलिट्री इमरजेंसी। क्या भारत के संविधान में मिलिट्री इमरजेंसी की कोई बात मिलती है? तो अगर हां तो आप बताइए कि किस अनुच्छेद में मिलिट्री इमरजेंसी की क्या है बात मिलती है। जो मिलिट्री इमरजेंसी है उसकी किस अनुच्छेद में बात मिलती है। तो यहां पर एक तो बच्चों क्या है इसके इतिहास को देखेंगे और सैन्य आपात में यहां पर हम लोग आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को देखेंगे। अप्सपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, अप्सपा को भी देखना है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। आर्टिकल यहां पर यह हुआ। फिर इसके साथ ही इसका संवैधानिक जो आधार है, इसका जो संवैधानिक जो आधार है उस संवैधानिक आधार को क्या है हम लोग यहां पर समझ सकते हैं। फिर इसके साथ ही इसके प्रावधानों का असर क्या होता है, इस असर को हम लोग क्या है देख सकते हैं।
इतिहास की बात करें तो आजादी के बाद 4 ऐसे अध्यादेश लागू हुए जिनके द्वारा आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट के द्वारा मिलिट्री इमरजेंसी लगाई गई। तो यहां पर आजादी के बाद जो है 4 अध्यादेश, आजादी के बाद 4 अध्यादेश जो है यह लागू हुए, और जिन जिन क्षेत्रों में टर्बुलेंस था, आजादी के समय जिन जिन क्षेत्रों में उपद्रव हुए, अशांति थी, वहां पर हुआ, जैसे बंगाल में, आसाम में, पूर्वी पंजाब में, दिल्ली में, संयुक्त प्रांत में। तो यहां पर ये जो चारों आवेश, बंगाल में, आसाम में, पूर्वी पंजाब में, दिल्ली में, यहां पर क्या है, इनके संदर्भ में क्या है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाया गया। 1958 में आसाम में फिर इसे लगाया गया, आसाम और मणिपुर, यहां पर फिर इसे क्या है लगाया गया 1958 में आसाम में, और इसके साथ ही मणिपुर में क्या है इसे लगाया गया। तो आसाम और मणिपुर को आपको ध्यान में रखना है। फिर नए राज्य जो हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, नए राज्य जो हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, इनमें क्या है मिजोरम, और मणिपुर में इरोम शर्मिला का जो आंदोलन था, उस आंदोलन के संदर्भ में सभी को याद होगा कि उन्होंने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अगेंस्ट ही क्या है किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में जो मार्शल लॉ लगाने की बात है वह मिलिट्री इमरजेंसी की तरफ जाती है। तो मार्शल लॉ का जो उल्लेख है वह उल्लेख क्या है, यह है, और उसके तहत संसद को अधिक शक्तियां घोषित की जाती हैं। क्या होता है दरअसल इसके तहत, क्या होता है, अब आप समझिए कि अपसपा का क्या मतलब है। अपसपा जो है वह कैसे मार्शल लॉ और मिलिट्री इमरजेंसी की तरफ ले जाता है, कैसे जम्मू कश्मीर के लोग परेशान या दुखी रहे, इस बात को आज आप समझ जाएंगे। इसमें क्या है, अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। इसके तहत संसद ने जो कानून बनाया है उसके तहत अशांत क्षेत्र या उपद्रवग्रस्त क्षेत्र क्या है घोषित कर दिया जाता है, यह हुआ जाता है। और इसमें सशस्त्र बल जो हैं, जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, इन आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर दे दिया जाता है। स्पेशल पावर क्या है भाई, तो अगर इसे कौन बनेगा करोड़पति के सवाल के रूप में क्या है देखें, कौन बनेगा जो करोड़पति का जो सवाल है वह क्या है कि गोली चलाने का जो अधिकार है, यह अधिकार क्या दे दिया जाएगा, गोली चलाने का अधिकार। अब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बताओ गोली चलवाओगे कि नहीं चलवाओगे, तो बच्चा महात्मा गांधी को पढ़कर वहां बोर्ड में गया होता है, उसको द्वंद्व में पड़ जाता है कि एक तरफ अहिंसा है और दूसरी तरफ क्या हिंसा है। तो वो कहता है कि नहीं सर गोली मैं नहीं चलवाऊंगा, लेकिन बेटा प्रशासन में जब जाओगे तो ग्रेटर कॉज के लिए उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के आधार पर जरूरत पड़ने पर गोली भी चलवा सकते हो। तो गोली चलाने का अधिकार 5 या उससे अधिक लोगों के अनलॉफुल असेंबली पर इसमें गोली चलाने का अधिकार मिलता है। 5 या उससे अधिक लोगों के अनलॉफुल असेंबली में गोली चलाने का क्या है अधिकार क्या है मिल जाता है। दूसरी बात यहां पर है कि मृत्यु देने, मतलब यहां पर क्या है कि मारने के लिए भी क्या, गोली चलाने का ही अधिकार नहीं, मृत्यु देने की शक्ति, मृत्यु देने के मामले में शक्ति का इस्तेमाल कर सकते, मारा भी जा सकता है। ये ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। कोई गिरफ्तारी, कोई भी तलाशी या वारंट की, किसी भी गिरफ्तारी के लिए किसी भी वारंट की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी तलाशी के लिए कोई भी वारंट की आवश्यकता। तो गिरफ्तारी और तलाशी दोनों के लिए कोई वारंट की जरूरत नहीं होती। इसीलिए ड्रैकोनियन लॉ, या इसीलिए क्या है कहा जाता है कि बहुत ज्यादा पावर्स मिल जाते हैं। फिर इसके साथ ही
आतंकवादियों या उग्रवादियों के छिपे होने के आधार पर, हाइड आउट के आधार पर रिहायशी इलाकों को नष्ट करने की शक्ति होती है। तो यहां पर जो रिहायशी जो इलाके हैं, इन इलाकों को नष्ट करने की क्या है, शक्ति होती है। तो रिहायशी इलाकों को नष्ट करने की जो शक्ति है वह शक्ति भी क्या है, होती है। ये है बच्चों आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आर्म फोर्सेस जो स्पेशल पावर एक्ट है, ये एक्ट मैंने बताया। और इस तरह से बच्चों क्या हुआ कि जो आपातकाल है वह आपातकाल क्या हो गया, समाप्त हो गया। और आप लोगों की चिंताओं और इन सब को समझते हुए आप मुझे कोई भी पॉलिटी से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन के लिए आप मुझे इस नंबर पर, ये केवल व्हाट्सएप नंबर है, अब इस पर कॉल अटेंड नहीं होगी, इसको आप क्या है यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अब आपके कोई सवाल इस टॉपिक से जुड़े हुए, कोई सवाल, कोई भी और सवाल जो संबंधित हो तो यहां पर क्या है आप इसको पूछ सकते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन को क्या है, यहां पर क्या है पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसा सवाल जो मैंने मार्शल लॉ, जो मैंने मिलिट्री इमरजेंसी, इनके संदर्भ में मैंने आपको बताया, अगर कोई ऐसा सवाल है तो आप क्या है पूछ सकते हैं। राज्यपाल, विधानमंडल और राज्यपाल से जुड़े हुए सभी पुराने और नए पक्ष जो हैं वो आपको एक वीडियो में क्या है मिल जाएगा। जैसा मैंने यहां पर कहा, जैसे एक है बच्चों यहां पर कि राज्य में, स्टेट में, तो इसमें कार्यपालिका और इसके साथ ही इसकी विधायिका, ये जो टॉपिक है ये बल्कि मैं कल ही आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। तो ठीक है, बीच बीच में जो क्लासेज होंगी सैटरडे संडे, इसमें क्या है यहाँ पर क्या है क्लासेस के साथ हम लोग जुड़े रहेंगे। और जो करंट इंटरनेशनल करंट के जो इश्यूज हैं उनके संदर्भ में जुड़े रहेंगे, और फिर आगे की भी जो चीज़ें हैं वहाँ पर भी जुड़े रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के स्वर्णिम भविष्य की शुभकामना के साथ जो है हम लोग फिर जो है मिलते हैं। बंगाल में जब लोग जाते हैं तो वो ये कभी नहीं कहते हैं कि जा रहा हूं। बंगाल में जब लोग विदा लेते हैं या लंबे समय के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि दादा आसची। तो फिर मिलते हैं, मतलब फिर मिलते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, थैंक यू।